थैंक यू वेरी मच। शुरू करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने श्रोडिंगर इक्वेशंस पढ़ी थी। श्रोडिंगर इक्वेशंस की मैंने कहा था कि 3 टाइप्स होती हैं। एक वो टाइप सबसे सादा जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे। तो उसको बच्चों बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो सब सादा फॉर्म थी। फिर हमने बच्चों पढ़ी टाइम और पोजीशन डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो टाइम और पोजीशन दोनों पर डिपेंड करती है। सेकंड इक्वेशन जिसको हमने कहा था। और फिर हमने पढ़ी थी टाइम डिपेंडेंट, जो टाइम पे डिपेंड ना करे, सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करे। यानी पहली टाइम पे, दूसरी टाइम और पोजीशन पे, और तीसरी सिर्फ पोजीशन पे। और जो तीसरे वाली इक्वेशन थी बच्चों, अगर आपको याद हो तो आपने दूसरी इक्वेशन से ही निकाली थी, वो ड्राइव की थी। ओके, अब जो तीसरी इक्वेशन है जो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करती है, आज हमने उसको इस्तेमाल करना है। किसके लिए? सॉल्व द श्रोडिंगर्स इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स। वन डायमेंशनल बॉक्स, या उसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। अब जब पोटेंशियल का जिक्र आता है ना, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, पोटेंशियल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। ओके, अब मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था, ये सिर्फ पोटेंशियल जो होता है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि एक बार जब आप पोटेंशियल अटेन कर लेते हो, फिर वो अगर आप वहां रुके रहे तो पोटेंशियल उतना ही रहता है, टाइम जितना मर्जी बढ़ जाए। तो इसलिए हमारा पोजीशन डिपेंडेंट इक्वेशन लगेगी तीसरी आज। ओके, उसके लिए बच्चों हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है। इलेक्ट्रॉन है एक पार्टिकल जो कि पोटेंशियल वेल कुएं के अंदर गिरा हुआ है, यानी किसी गड्ढे के अंदर गिरा हुआ है, और गड्ढा इतना गहरा है, इतना गहरा है, इतना गहरा है कि इनफाइनाइट गहरा है, लामहदूद। दूसरे लफ्जों में, अगर कोई भी गड्ढा जिसमें से हम बाहर ना निकल सके, वो चाहे गहरा हो या ना हो, जिसमें से हम ना निकल सके, हमारे लिए वो इनफाइनाइट है, यानी लामहदूद है। ओके, उसके अंदर हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस पार्टिकल की जो कि इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी निकालनी है और उसका वेव फंक्शन निकालना। ओके बच्चों, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इनफाइनाइट वेल मींस पोटेंशियल इज इनफाइनाइट, यानी पोटेंशियल जो कुएं में गिरा है वो लामहदूद गहरा है, उससे बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, इसलिए उसको कहते हैं इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। लेट्स वी हैव अ वन डायमेंशनल बॉक्स और पोटेंशियल वेल। हम ये वन जो प्रॉब्लम है उसको सिंपल करने के लिए 3 डायमेंशनल की बजाय 1 डायमेंशनल लेते हैं। जैसे आपने पीछे देखा था, श्रोडिंगर इक्वेशन भी आपने 1 डायमेंशनल के लिए सॉल्व की थी। तो प्रॉब्लम को सिंपल रखने के लिए बच्चों हम इसको 1 डायमेंशनल रखते हैं। ओके, आपके पास ये एक 1 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस। ये देखें, एक्स एक्सिस, एक्स कहां से वेरी करता है? 0 से लेके एल तक। ये एक कुआं है, ये उसकी बाउंड्रीज है, उनके अंदर ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है। अब ये जो बाउंड्री यहाँ x0 और यहाँ x इज इक्वल टू एल है, यानी ये कुआं कितना चौड़ा है? एल 0 से एल तक, और ये उसकी बाउंड्री है, ये उसके पोटेंशियल है कुएं का, लामहदूद, इनफाइनाइट। ये अगर आप देखें इनफाइनाइट। और बच्चों ये कुएं का अंदरूनी हिस्सा है ये वाला, और ये वाला कुएं का बैरूनी हिस्सा है। बैरूनी हिस्से से क्या मराद है? बाउंड्री कंडीशंस। यहां से यहां तक बाउंड्री कंडीशन क्या है? x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू एल। और यहां क्या होगा बच्चों? यानी इधर एक्चुअली क्या बनेगा? 0 ग्रेटर देन x, यानी आउटसाइड 0 ग्रेटर देन x, और इधर क्या है? x ग्रेटर देन एल। ये कुएं का अंदर का हिस्सा है, ये बाहर का हिस्सा है। अब क्योंकि इनफाइनाइट पोटेंशियल है, पार्टिकल अंदर गिरा हुआ है, उसके बाहर इन जगहों पे पाए जाने के चांसेस 0 हैं। क्यों? क्योंकि बाहर निकलेगा तो इधर पाया जाएगा, वो इस कुएं से तो बाहर निकल ही नहीं सकता। ओके, जब बच्चों ऐसा केस हो कि जो कोई भी पार्टिकल, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल कुएं के अंदर गिर जाए और वो कुएं का पोटेंशियल इनफाइनाइट हो, तो वो पार्टिकल अंदर इधर उधर भागता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है कुएं में से। मैंने अर्ज की कि जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल होते हैं जो इधर उधर भागते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो आम स्पीड के साथ नहीं कर रहे होते, बल्कि रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ कर रहे होते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में
उनकी जो स्पीड होती है ऑलमोस्ट नियर टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट होती है। जब ऐसा हो तो वो पार्टिकल एज अ वेव बिहेव करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर गिरा हुआ है वो क्या करेगा, इस कुएं के अंदर कभी इधर को भागेगा, कभी इधर को भागेगा, कभी इधर को भागेगा, कभी इधर को भागेगा और यूं एक वेव के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया? ओके, अब फर्ज करो ये जो कुएं की चौड़ाई है ये कितनी है, 0 से L, दूसरे लफ्जों में L है चौड़ाई, इस कुएं की चौड़ाई है L। और ये जो पार्टिकल ऐसे वेव यानी यूं ऑसिलेट कर रहा है इसके अंदर, अगर ये इसकी जो वेव लेंथ है पार्टिकल की, जब वो वेव के तौर पे बिहेव करता है तो उसकी वेव लेंथ होगी। अगर वो वेव लेंथ लैम्डा, वो वेव लेंथ लैम्डा इस चौड़ाई के बराबर हो जाए L के, जब ये जो पार्टिकल एज अ वेव बिहेव कर रहा है, अंदर इधर उधर भाग रहा है, उसकी वेवलेंथ और इसकी चौड़ाई आपस में बराबर हो जाए, तो उस वक्त ये जो पार्टिकल ये परफेक्टली वेव बिहेव करता है, पार्टिकल बिहेव नहीं करता। ओके, उस वक्त फिर क्या होगा बच्चों? हमें पता है कि हमने श्रोडिंगर की तीसरी इक्वेशन लास्ट टाइम ड्राइव की थी। ये देखें श्रोडिंगर की तीसरी इक्वेशन, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर साई इनटू एक्स ओवर dx e into x psi into x is equal to e psi into x। ओके, अब बच्चों आपको पता है मैंने अर्ज की कि जो आपके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल होता है, यानी उसके अंदर जो पार्टिकल गिर जाता है उससे बाहर नहीं निकल सकता। बाहर नहीं निकलने का मतलब यह है कि उस पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है उससे बाहर निकल सके। तो ये जो वेव फंक्शन है बच्चों, ये पार्टिकल का वेव फंक्शन है। तो जब वो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में गिर जाएगा तो उस कुएं के मुकाबले में उसके पास तो इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो बाहर निकल सके, इसलिए पार्टिकल का पोटेंशियल जो है वो 0 कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का पोटेंशियल एज कंपेयर टू दी कुआं वेल इज नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब पार्टिकल का पोटेंशियल हम 0 कंसीडर करेंगे। तो फिर हमारे पास ये जो टर्म है बाकी बच जाएगी, वो क्या, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर साई इनटू एक्स ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू e साई इनटू x। ये बच जाएगी। अब बच्चों इस वाली टर्म को, ये जो टर्म है इसको दूसरी साइड पर ले जाए तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर साई इनटू एक्स ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2m ओवर एच कट स्क्वायर e साई इनटू x। ये आपके पास अगर आप गौर से देखें तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है एक बन गई। ये देखें, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपके पास। और कोई भी जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जनरल सॉल्यूशन इस तरह का होता है। ये उसका जनरल सॉल्यूशन है, साई इनटू एक्स इज इक्वल टू a साइन इनटू kx प्लस b cos इनटू kx। a और b कांस्टेंट्स हैं, ये k क्या है, वेव नंबर, यानी वो जो पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है कुएं के अंदर, इधर उधर ऑसिलेट कर रहा है, वो कितनी वेव्स बनाएगा, नंबर ऑफ वेव्स। और x क्या है, वो तो डिमेंशन है आपको पता कुएं की 0 से L तक। तो ये उस किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन होता है बच्चों। ओके, इसमें आपको मैंने पहले अर्ज कर दी k इज अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड वेव नंबर। और अब मैंने अर्ज की कि जब भी पार्टिकल कुएं के अंदर गिर जाएगा तो कुएं से बाहर, ये कुआं है, ये कुआं है, कुएं के बाहर इधर और इधर पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस 0 है। क्यों? कुएं से बाहर निकलेगा तो या इधर जाएगा, निकलेगा तो इधर जाएगा ना। जब निकल ही नहीं सकता तो बाहर कैसे पाया जाएगा? इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द वेल इज 0। ओके, तो इसका मतलब है ये जो सॉल्यूशन आया है पार्टिकल का जो कि फंसा हुआ है किसके अंदर, पोटेंशियल वेल के अंदर, उसका सॉल्यूशन किसके बराबर आना चाहिए, 0 फॉर आउटसाइड। ये आउटसाइड की कंडीशन है, 0 ग्रेटर देन x, x ग्रेटर देन l, ये शो करता है आउटसाइड द वेल। ओके, अब बच्चों ये आपके पास इस कंडीशन का मतलब ये है कि इसका सॉल्यूशन किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। तो आपके पास 0 0 पुट कर जहां जहां x है, साई इनटू 0 a साइन
के जीरो सारा जीरो हो गया, प्लस बी कॉस इनटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। ओके, यानी आउटसाइड द पोटेंशियल वेल आपके पास जवाब जीरो आना चाहिए, आउटसाइड प्रोबेबिलिटी जीरो है। अब यहां से देखें, ये आपके पास a साइन इनटू जीरो प्लस b कॉस इनटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये लेकिन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू राइट। a साइन इनटू जीरो प्लस b कॉस इनटू जीरो जीरो के बराबर होना चाहिए बाय रूल फॉर आउटसाइड द वेल। लेकिन यहाँ साइन जीरो तो जीरो होता है, लेकिन कॉस जीरो जीरो नहीं होता, कॉस जीरो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड आपकी b है, b, राइट हैंड साइड जीरो। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आना चाहिए, जीरो। तो अब कॉस जीरो तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड को जीरो करने के लिए b जीरो होना चाहिए। b जीरो होगा तो कॉस 1 होगा, तो ये जीरो जरब 1 वो भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। इसका मतलब है आउटसाइड द वेल जो जीरो की कंडीशन है वो साइन तो फुलफिल करता है लेकिन कॉस फुलफिल नहीं करता। इसका मतलब है ये जो आपके पास ये जो सोल्यूशन था, दिस सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन ऑफ साइन, दिस वेव फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ साइन। अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्ट पे जो 1-2 लेक्चर दिए थे, मैंने जिसमें वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था वेव फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ साइन नॉट कोसाइन। तो यहां से साबित हुआ वेव फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ साइन नॉट कोसाइन। तो मैं अब इस वेव फंक्शन को दोबारा रिड्यूस करके लिखता हूं, रिड्यूस करके उसकी फॉर्म बनेगी ये वाली, साई इंटू एक्स ए साइन के एक्स। कॉस वाली टर्म खत्म कर दी, क्यों? क्योंकि वो बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं करती। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई, साई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। अब मैं दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेता हूं, डेरिवेटिव लेने से क्या हो जाएगा, डी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस, और अंदर का डेरिवेटिव लेंगे तो के ये हो जाएगा ए के कॉस के एक्स। दोबारा फिर डेरिवेटिव लें तो लेफ्ट हैंड साइड पे डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ए के कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और अंदर का डेरिवेटिव के, तो ये हो जाएगा माइनस ए के स्क्वायर साइन के एक्स। ओके, मैं क्या करता हूं, माइनस के स्क्वायर को अलग कर लेता हूं और ए साइन के एक्स को अलग कर लेता हूं। ए साइन के एक्स तो अगर आप देखें वो वापस वही नहीं है, ये 4a इक्वेशन से, तो यहां से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे साई इंटू एक्स इसकी जगह, तो आपके पास ये हो गया डी स्क्वायर साई इंटू एक्स और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई इंटू एक्स। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब बच्चों इक्वेशन नंबर 6 जो है, ये देख, जो इक्वेशन नंबर 6 है आपके पास, इसको इक्वेशन नंबर 2 के साथ कंपेयर करें। कंपेयर इक्वेशन नंबर 6 विद इक्वेशन नंबर 2। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 6, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर। तो दूसरे लफ्जों में ये क्या आ जाएगा, माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2me ओवर एच कट स्क्वायर। तो यहां से के 2me ओवर एच कट स्क्वायर, ये आपके पास बच्चों वो जो वेव नंबर के आ जाएगा, कांस्टेंट जो स्टार्ट पे आपने कहा था कि के इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड वेव नंबर। इससे क्या मुराद है कि पार्टिकल जो है वो लेफ्ट से राइट जाते हुए कितनी वेव्स बनाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी, कितनी नंबर ऑफ वेव्स लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाते हुए करेगा। अब ये आप देखें के किस पे डिपेंड करता है, एम एच कट स्क्वायर और ई पे और 2 पे। 2 कांस्टेंट, एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एच कट स्क्वायर कांस्टेंट, पीछे क्या रह गया, ई। इसका मतलब है के डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी जो अंदर फंसा हुआ है, तो वो ज्यादा इधर उधर टकरे मारेगा, ज्यादा वेव्स बनाएगा। अगर उसकी एनर्जी कम है तो वो स्लो स्लो मूव करेगा, तो उसकी नंबर ऑफ वेव्स कम हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि वेव नंबर डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये ऐसे जैसे किसी को
पेट भर के खाना मिल जाए तो ऐसे लड़ाइयां करता है ना कि उसमें एनर्जी ज्यादा आ जाती है, भूखे बंदे में एनर्जी कम होती है, ठीक है, तो इसलिए वो कम लड़ाइयां करता है। इसी तरह जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी पार्टिकल का, उसका के ज्यादा होगा, नंबर ऑफ वेव्स। ओके, अब बच्चों इसमें ये टू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, ई एनर्जी, ये अननोन है। ये अगर हम निकालें तो हम एग्जैक्ट वेव नंबर निकाल सकते हैं। अब हम एनर्जी निकालेंगे पार्टिकल। ओके, दोबारा आ जाए बच्चों वेव फंक्शन पे, वही जो 4a से साई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। ओके, अब बच्चों जो के एक्स है, के एक्स, के एक्स, एक्स क्या है, डायमेंशंस, के क्या है, वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स, और वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, एन एल। एन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स यानी नंबर ऑफ नोड्स, और एल क्या है, लेंथ, यानी के एक्स इज इक्वल टू एन एल। क्यों, के इज अ नंबर ऑफ वेव्स, एन इज अ नंबर ऑफ वेव्स, एक्स डायमेंशन, एल डायमेंशन, इसका मतलब के एक्स इज इक्वल टू एन एल, दोनों आपस में बराबर है। तो यहां से मैं के को लिख सकता हूं के इज इक्वल टू एन एल ओवर एक्स। तो मैं के को लिख सकता हूं एन एल ओवर एक्स। अब बच्चों जो जो एल है, एल एल जो है वो लेंथ है, और पाई भी क्या होती है, ये जो वेव का हाफ होता है इसका, इसको बोलते हैं। तो बाद जगहों पे एल लिखा होता है, बाद जगहों पे इसको पाई की फॉर्म में लिखा जाता है, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ इस प्रॉब्लम के अंदर उसने एल की जगह सॉरी एक्स की जगह एल की जगह उसने पाई लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें फर्क कोई नहीं है। सो के एल इज इक्वल टू एन पाई, के इज इक्वल टू एन पाई ओवर एल। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो के है और ये जो के है, दोनों को आपस में कंपेयर कर लें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e ओवर h कट स्क्वायर। तो यहां से एनर्जी आपने निकाल ली, बाकी ये सारी टर्म दूरी, तो ये आपके पास एनर्जी निकल आई, और ये एनर्जी की वैल्यू आप निकाल के अगर इधर पुट कर देंगे तो ये आपके पास वेव नंबर आ जाएगा। तो ये पार्टिकल की एनर्जी होगी इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर। अब बच्चों आपने वेव फंक्शन मालूम करना है, एनर्जी निकाली, वेव फंक्शन मालूम करना है। अब आपको पता है ये वेव फंक्शन की जनरल फॉर्म आपने निकाली हुई थी, के किसके बराबर है, एन पाई ओवर एल के, तो के की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई की। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई करो उसके कॉन्जुगेट से, वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई करो उसके कॉन्जुगेट से, और उसका इंटीग्रल ले लो, और वो किसके बराबर होता है, 1 अगर, तो उसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है आपको पता है, वो कुआं कहां से कहां तक चौड़ा, 0 से एल तक, तो ये हो जाएगा साई स्टार साई इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो साई इंटू एक्स आपके पास क्या है, ए साइन एन पाई एक्स ओवर एल, और साई स्टार क्या हो जाएगा, ए स्टार साइन एन पाई एक्स ओवर एल, वैल्यूज पुट कर दी इधर उनकी, तो ये आपके पास ए स्क्वायर 0 टू एल साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। ये आपके पास सिंपल फॉर्म है। अब बच्चों इसका इंटीग्रल हमने मालूम करना है। अब आप डायरेक्ट भी इंटीग्रल चाहे सॉल्व कर सकते हैं, और एक ये इनडायरेक्ट मेथड है, आपको पता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x, क्योंकि ये इसको मैं सारे को x कह रहा हूं ओवरऑल, यानी समझाने के लिए। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x, और आपको पता है cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी फार्मूला है। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x, तो ये आपके पास माइनस माइनस ये 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज cos x, माइनस 1 को ये वाली रकम को दूसरी साइड पे ले जाएं इधर, और इसको इधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ओवर एल 1 माइनस cos 2 पाई एन एक्स ओवर एल, तो ये जो 2 है वो नीचे चला जाएगा,
बच्चों अगर कॉल ड्रॉप हो जाए तो मैं दोबारा आप लोगों को कॉल करूंगा, ओके? दोबारा कॉल करूंगा तो वो फिर आप लोगों ने अटेंड कर लेनी है अगर कॉल ड्रॉप हो जाए तो। ओके, अब ये बच्चों ये आपके पास ये देखें, ये आपके पास साइन स्क्वायर एन पाई एक्स और एल आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 10 में वैल्यू पुट कर दे, ये वैल्यू पुट कर दो। तो आपके पास जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा ए स्क्वायर 0 टू एल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एन पाई एक्स ओवर एल बटा 2 डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये अलग कर लो, डी एक्स बटा 2 यानी ये वाली अलग कर लो और ये वाली अलग कर लो, अलग अलग कर दी, दो हिस्सों में तोड़ लिया इंटीग्रल को। तो ये दो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 0 टू एल डी एक्स माइनस 0 टू एल कॉस 2 एन पाई एक्स ओवर एल इज इक्वल टू 1। तो इसका इंटीग्रल जो होता है एक्स आएगा, लिमिट लगेंगी तो एल माइनस 0 और ये 0 ही होता है, ये सारा 0 होता है। ओके, तो ये आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2 बटा एल, तो ए इज इक्वल 2 बाई एल अंडर रूट हो गया। ठीक है, तो वेव फंक्शन आपका क्या था पीछे, ये देखें यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दो, साई इन टू एक्स, ए जो आपने मालूम किया, तो ये आपके पास है साई इन टू एक्स 2 ओवर एल अंडर रूट ए की वैल्यू साइन एन पाई एक्स ओवर एल। तो ये बच्चों आपके पास वेव फंक्शन आ गया किसका? when electron is trapped in an infinite potential well, this is its wave function, this was its energy, and this was its wave number. Wave number depends on energy, and energy is like this, और ये आपके पास आ गया वेव फंक्शन। ओके, इसको आप इस्तेमाल करते हुए बच्चों पर आगे जो है सो ये आपको मैंने असाइनमेंट दी है, ठीक है? फाइंड आउट द एनर्जी एंड वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन अ फाइनाइट पोटेंशियल वेल। इनफाइनाइट के लिए मैंने सॉल्व करवा दिया, फाइनाइट के लिए आपने खुद करना है। और जो फाइनाइट वो होता है जिसमें पोटेंशियल लामहदूद ना हो, यानी नॉन पोटेंशियल हो, यानी अगर इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी आ जाए तो वो निकल भी सकता है, बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। इनफाइनाइट में नहीं होती, फाइनाइट में है, तो आपने उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों, अब ये छोटे से प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द ग्राउंड एनर्जी। ग्राउंड एनर्जी मींस फर्स्ट स्टेट। ग्राउंड एनर्जी से क्या मुराद आता है? फर्स्ट स्टेट। कैलकुलेट द ग्राउंड एनर्जी यानी फर्स्ट स्टेट एनर्जी एंड सिक्स्थ स्टेट एनर्जी ऑफ अ बेसबॉल इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड एनर्जी और छठी स्टेट की एनर्जी, पहली स्टेट और छठी स्टेट की एनर्जी। बेसबॉल को इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं। दैट वेट्स, जिस इलेक्ट्रॉन का वेट यानी बेसबॉल का वेट कितना है? 145 ग्राम। एंड प्लेस इन अ फुटबॉल फील्ड 91.5 m लॉन्ग, यानी वो जो फुटबॉल जो वेल है, पोटेंशियल वेल, वो कितना चौड़ा है? 91.5 मीटर, यानी लेंथ इतनी है, मैस इतना है। पहली स्टेट और छठी स्टेट की एनर्जी निकालनी। ये आपने बच्चों अभी सॉल्व किया है एनर्जी का फार्मूला, ये आपने अभी सॉल्व किया एनर्जी का फार्मूला, ऐसे ही है ना? ओके, इसमें एन स्क्वायर क्या है बच्चों? ये जो स्टेट होती है पहली, यहां 1 पुट कर देना है, ये देखें 1। पाई कांस्टेंट ये पुट कर दिया, एच आपने कांस्टेंट है ये पुट कर दिया, 2 एम मैस ये उसने दिया हुआ है, वो ये देखें मैस ग्राम में दिया, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, और ये लेंथ एल, ये जो ग्राउंड की लेंथ है, ये सारा कोई दिया हुआ है। ये किस स्टेट की निकल आई? पहली स्टेट। अब किसकी निकाली? छठी। सारा सेम है, सिर्फ इधर 6 पुट कर देना एन की जगह, वो 6 स्टेट के लिए आपके पास एनर्जी आ जाएगी। इसी तरह बच्चों ये मेरा जो मैंने आप लोगों को दिया है ना बच्चों, वो यहाँ मेरा ख्याल ये थोड़ी गलती हुई है। छठी स्टेट के लिए, ये ग्राउंड के लिए है, छठी के लिए यहाँ 6 पुट करना है। जो मैंने आप लोगों को नोट दी है उसमें थोड़ी गलती है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन है जो किसमें है? सेकंड एनर्जी स्टेट में। इलेक्ट्रॉन का मैस आपको पता है कांस्टेंट होता है 9.11 मल्टीप्लाई 10 रेज -31, वो कांस्टेंट होता है। वो कहता है इलेक्ट्रॉन है वो उसको सेकंड स्टेट में है, उसकी एनर्जी मालूम करो, और वो किसके अंदर पड़ा हुआ है? एक वेल, पोटेंशियल वेल,
जिसकी चौड़ाई कितनी 1 एंगस्ट्रैम। 1 एंगस्ट्रैम आपको पता है किसके बराबर होता है 10⁻10 मीटर के। तो एनर्जी की ये n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर 2ml स्क्वायर है। तो क्योंकि सेकंड स्टेट में उसने कहा इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड एनर्जी स्टेट, तो सेकंड n की जगह 2 आ जाएगा। पाई आपके पास पाई कांस्टेंट है, ये h का स्क्वायर कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास इलेक्ट्रॉन का हमें पता है, L उसने ये दी हुई है 1 एंगस्ट्रैम जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया तो ये आपके पास जूल, इतनी जूल एनर्जी है। इसी तरह बच्चों अब मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। असाइनमेंट इस तरह है कि वो ऑलरेडी सॉल्व की हुई है, डायरेक्ट स्टेप उसमें सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। आपकी गाइड के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने तौर पे उनको यानी उनके जो मिसिंग स्टेप्स हैं वो अंदर आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। एनर्जी बाहर और होगी अंदर और होगी, ये ऐसे ना जैसे अगर कैदी है, कैदी जेल के में तो उसका पोटेंशियल और होता है, जब जेल से बाहर निकल आता है और हो जाता है। इस तरह ये सेम केस है, सेम पार्टिकल जब ट्रैप होता है उसकी एनर्जी और होती है, जब बाहर होता है और वेरी करे। इसीलिए तो 3 केस आप सॉल्व करते हैं, अगर सेम हो तो एक ही वेव फंक्शन का। थैंक यू। हमने इसमें क्यों एक वेव फंक्शन एक ही सॉल्व किया है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल अंदर ही था, बाहर उसके पाए जाने के चांसेस ही नहीं थे, और अंदर ही था, अंदर सेम एनर्जी थी। इस तरह अगर यानी बाहर भी सेम होती तो फिर हमें 3 केस क्यों सॉल्व करने की जरूरत है। याद रखिएगा डिफरेंट केसेस तभी सॉल्व करने पड़ते हैं जब एनर्जी डिफरेंट। टनलिंग का मतलब ये होता है, मैं आपको जनरल कंसेप्ट दे दूं। टनलिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी जाहरी तौर पे नहीं है, जाहरी तौर पे इतनी एनर्जी नहीं है तो वो एक गड़े में से निकल सके, लेकिन क्योंकि वो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, कंटिन्यूस ऑसिलेशन की वजह से वो एनर्जी गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी वो इतनी एनर्जी गेन कर लेगा कि वो उसमें से निकल जाएगा, हालांकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास आई जिसकी वजह से वो निकला, दैट इज कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट। वो एक अलग केस के तौर पे आप उसको स्टडी कर सकते हैं, इसके साथ मिक्स नहीं करना। सर मुझे ये पूछना था कि हमारे पास जो एनर्जी होती है ना पार्टिकल की टोटल, वो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो जब हमने फाइनाइट पोटेंशियल वेल सॉल्व किया तो हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर किया और हमने कहा कि वो पोटेंशियल एनर्जी से कम होनी चाहिए। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी से कम है तो वो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि मतलब क्लासिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हमने उस केस को लिया है। सर हम जो ले रहे हैं कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो साइन का फंक्शन है, लेकिन हम तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं, हमारा 1D बॉक्स है, और जो हमारी 1 डायमेंशन है वो तो एक्स है, और जो हम बाउंड्रीज लगा रहे हैं वो वाई एक्सिस में जा रही हैं, तो इसको जरा एक्सटेंड कर दें प्लीज। नहीं बच्चे याद रखिएगा, हमारी डायमेंशन एक्स ही है, एक्स ही है। बाउंड्री हाइट को नहीं बोलते होते, वाई एक्सिस वो तो उसका पोटेंशियल है। बाउंड्री का मतलब होता है चौड़ाई, बाउंड्री का मतलब होता है चौड़ाई, हाइट नहीं होता। हाइट तो हमने इनफाइनाइट उसकी रखी हुई है, ठीक है, वो तो कंडीशन है ही नहीं। हमारी कंडीशन है चौड़ाई एक्स, हमने 1 डायमेंशन लिया एक्स, तो फिर एक्स ही बाउंड्री कंडीशन बनेगी, 0 से L वो बाउंड्री कंडीशन है, हाइट नहीं है, फाइनाइट है, उसको तो हम कम ज्यादा कर नहीं सकते। बाउंड्री का मतलब होता है जिसको आप वेट कर सके। अब आप वेरी क्या कर सकते हैं, लेंथ को वेरी कर सकते हैं या उसकी हाइट को। हाइट तो इनफाइनाइट है, फिक्स, लेंथ को कर सकते हैं, लेंथ को, तो फिर उसकी बाउंड्री कंडीशन बच्चों लेंथ बनेगी 0। जो वेव होती है ना, वेव जो वेव होती है वो साइन वेव हो कोसाइन वेव हो, दोनों ही एक एक्सिस के साथ चलती है, याद रखें ऐसी है। यानी सिर्फ ये कि उनका स्टार्ट का फर्क है, जो साइन वेव वो 0 से शुरू होती है और जो कोसाइन वेव वो मैक्सिमम से शुरू होती है। स्टार्ट में क्यों 0 मैक्सिमम होता है 1, तो मैक्सिमम से शुरू होती है, मैक्सिमम से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जो साइन 0 होता है वो 0 होता है, इसका मतलब साइन जो साइन वेव वो 0 से शुरू होती है, डिक्रीज होती है। कॉस वेव मैक्सिमम से शुरू होती है, डिक्रीज होती है, चलती दोनों एक साइड को है। अब ये तो हो गया एक चीज।
दूसरी बात कि हम साइन और कोसाइन की तो बात नहीं, हम कह रहे हैं वेव फंक्शन किसका फंक्शन है, वेव फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ साइन। आप साइन को 0x का फंक्शन कह रही हैं, ये तो बात ही नहीं कर रहे हम। साइन तो एंगल का फंक्शन होता है, इसीलिए हमने अगर देखें आगे जाके साइन इनटू एक्स जो है a/2 अंडर रूट साइन n पाई एक्स ओवर एल की है, पाई अंदर पाई आ गया, एंगल का फंक्शन है। हम बात करें वेव फंक्शन की, वेव फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ साइन। हम साइन को तो डिस्कस नहीं कर रहे अलग से, हम वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, वो फंक्शन ऑफ साइन।